Hello everyone, welcome back to my channel. So this is another video on the chapter magnetic effects of current. This is the part 3 of this chapter and we will study direction of magnetic field, solenoid and electromagnets in this chapter. So let's get started. So first topic we will study is Oersted experiment. Oersted was a scientist, मैंने आपको बताया, जिन्होंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताया था. तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या करा, उन्होंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया. कंडक्टर मीन्स एनी वायर. ओके, उन्होंने कंडक्टर लिया, उसका नाम उन्होंने ए बी दे दिया. नाउ ए बी कंडक्टर. अब उसकी नेमिंग ए बी दी है, तो उस कंडक्टर की डायरेक्शन अगर हम देखें तो किस तरीके से होगी, इस तरीके से होगी. ठीक है, मैं बोलूँ कि कोई ए बी कंडक्टर है तो वो किस तरीके से होगा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड होगा, राइट. तो उसकी डायरेक्शन किस तरीके से हुई, कुछ इस तरीके से हुई. और उन्होंने एक मैग्नेटिक कंपास रखी थी जो कि इस कंडक्टर के एक्सिस के अलोंग थी. मतलब ये जो है ये आफ्टर डिफ्लेक्शन इसकी डायरेक्शन है. स्टार्टिंग में ये कंपास कुछ इस तरीके से थी. तो जब उन्होंने करंट फ्लो करवाया, जब इस सर्किट में से उन्होंने करंट फ्लो करवाया, एक बैटरी यहाँ अटैच कर दी. ठीक है, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव. अब करंट किस तरीके से फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, तो करंट इस तरीके से फ्लो करेगा. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. अब करंट किस तरीके से फ्लो कर रहा है, अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर, अलोंग ए टू बी. करंट फ्लो करा ए टू बी, दैट इज अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर. तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जो नीडल थी, कंपास थी, जो मैग्नेटिक कंपास, उसकी नीडल किस तरीके से डिफ्लेक्ट करी, उसका जो नॉर्थ था ना, नॉर्थ पोल, वो लेफ्ट साइड को डिफ्लेक्ट हो गया, राइट. और जब उन्होंने पोलैरिटीज चेंज करी, दैट मीन्स पॉजिटिव अपसाइड एंड नेगेटिव डाउन साइड, दैट मीन्स अब करंट किस तरीके से फ्लो कर रहा है, करंट इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द कंडक्टर. कंडक्टर की डायरेक्शन में बोला, कंडक्टर मैंने ए बी लिया है, तो करंट कंडक्टर की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, करंट उसके ऑपोजिट जा रहा है. तो अब जब करंट कंडक्टर की डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रहा है, तो जो नॉर्थ पोल था कंपास का, वो राइट साइड को शिफ्ट हो गया. सो इस तरीके से उनकी ये ऑब्जर्वेशंस थी. सी, तो उन्होंने क्या फाउंड किया कि जब जो मैग्नेटिक नीडल है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से डिफ्लेक्ट करती है, जब उस करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट पास करता है. जैसे ही इस कंडक्टर में से करंट पास करेगा, करंट फ्लो करेगा, तो इसमें डिफ्लेक्शन आती है. डिफ्लेक्शन आई, इसका मतलब क्या है, जैसे ही किसी कंडक्टर में से करंट कैरी करता है, करंट पास करता है, तो उसके अराउंड कुछ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है. इसके अराउंड कुछ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गई, इसी वजह से जो ये नीडल थी वो डिफ्लेक्ट हुई. ठीक है, तो उनका कंक्लूजन क्या था, देयर मस्ट बी अ मैग्नेटिक फील्ड, कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है उस वायर के अराउंड. कौन सी वायर, जिसमें से जो करंट कैरी करे, जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, उसी वजह से, जिस वजह से जो मैग्नेटिक नीडल थी, मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल थी, वो डिफ्लेक्ट हुई. अब इसके डिफ्लेक्ट होने का रीजन उन्हें क्या बोला, कि जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड कुछ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होती है. अब अब ये जो कंपास होती है, कंपास क्या होती है, इसकी जो नीडल होती है, ये छोटा सा मैग्नेट होता है. एक मैग्नेट कब डिफ्लेक्ट करता है, जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में आता है. तो ये रही उनकी ऑब्जर्वेशंस. चलिए आगे चलते हैं. अब है डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास. अब उसकी डायरेक्शन किस तरीके से है, उसकी डायरेक्शन को अगर हमने पता लगाना है कि नीडल किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होएगी. एक ये नीडल है, इसका ये नॉर्थ है, ये साउथ है. अब ये इसकी पोजीशन है, ये मेन पोजीशन है इसकी. अब इसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड कहीं सेटअप कर दूं, तो ये इस तरफ को डिफ्लेक्ट होएगी या इस तरफ को डिफ्लेक्ट होएगी. ये हमें कैसे पता चलता है, ये हमें पता चलता है एम्पियर स्विमिंग रूल से, बाय एम्पियर्स स्विमिंग रूल. अब एम्पियर्स स्विमिंग रूल क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं. अकॉर्डिंग टू एम्पियर स्विमिंग रूल, कंसीडर कर लेते हैं ये कोई पर्सन है, ये स्विम कर रहा है, तो इस पर्सन की फुट टू हेड हम ले लेते हैं डायरेक्शन ऑफ द कंडक्टर. अगर हम कंडक्टर की डायरेक्शन मैन की फुट टू हेड की लेंथ को ले लेते हैं, और जो करंट है वो किस तरीके से एंटर कर रहा है उस कंडक्टर में, अभी जो मैन है इसको हमने क्या ले लिया है, कंडक्टर, और इसकी डायरेक्शन किस तरीके से, इस कंडक्टर की फुट टू हेड. और अगर करंट एंटर करता है उसके फीट में और बाहर आ रहा है उसके हेड के थ्रू, तो जो नॉर्थ पोल है कंपास का, वो लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट होएगा.
ठीक है। और अगर मतलब कि कहने का मतलब है अगर अलोंग द डायरेक्शन करंट, ये कोई कंडक्टर है ए बी, ठीक है, ये जैसे फुट थे पर्सन के, ये उसका हेड था। दैट मीन्स स्टार्ट हम मेजर करना यहाँ से ले रहे हैं, ये ए पार्ट ले लेते हैं, ये बी पार्ट ले लेते हैं। तो हमने कंडक्टर ये ले लिया है कोई ए टू बी, इस तरीके से इसकी डायरेक्शन है। अगर इसकी डायरेक्शन के अलोंग करंट फ्लो कर रहा है, देन जो मैग्नेटिक नीडल हमने यहाँ प्लेस करी होगी उसका नॉर्थ पार्ट इस तरफ को डिफ्लेक्ट होएगा, ठीक है। और अगर करंट जो है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर मूव कर रहा है, अगर करंट करंट की डायरेक्शन अगर कंडक्टर की डायरेक्शन से ऑपोजिट है, तो क्या होगा, तो ये जो नीडल है, ये नीडल है, करंट इस तरीके से आ रहा है, लेकिन कंडक्टर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, करंट ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीडल की डिफ्लेक्शन किस तरफ को होगी, नीडल जो है वो राइट साइड डिफ्लेक्ट कर जाएगी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, दिस वॉज वेरी इजी कि अगर करंट और कंडक्टर की डायरेक्शन सेम है तो लेफ्ट साइड, जो नॉर्थ पोल है नीडल का, वो लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट होता है, और अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर, तो हमारी जो नीडल है उसका नॉर्थ पोल राइट साइड को डिफ्लेक्ट होता है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक नीडल है उसकी कंपास में डिफ्लेक्शन आती है। जैसे कि लास्ट स्लाइड में हमने देखा, ये कंडक्टर था, इसमें से करंट पास कर रहा था, इसके ऊपर हमने एक मैग्नेटिक नीडल सेटअप कर दी थी। तो अब ये मैग्नेटिक नीडल कुछ देर के बाद डिफ्लेक्ट हुई और इसकी कुछ डायरेक्शन इस तरीके से हो गई थी, इस तरीके से इसकी डायरेक्शन हो गई थी, जिसका नॉर्थ पोल इधर को डिनोट कर रहा था। ऐसा क्यों होता है, डिफ्लेक्शन क्यों आती है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है। सो दिस वाज द पॉइंट टू मेमोराइज हियर। सो लेट्स मूव फर्दर। Now the factors on which the intensity of magnetic field due to current carrying conductor depends, कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ पे वीक है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले है अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। अगर करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है कंडक्टर में से, तो ऑब्वियसली जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी ज़्यादा होगी, और अगर करंट कम फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगी उसके अराउंड, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय बी एंड करंट इज डिनोटेड बाय आई। सो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इसका मतलब अगर करंट, कोई कंडक्टर है उसमें से ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है, इसमें से 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, सपोज ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में से 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी बड़ी होगी, इसकी बी मैग्नेटिक फील्ड है। इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड सब आई है उसको सपोज कर लेते हैं बी डैश है, तो कौन सी बड़ी होगी, जिसमें करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड बड़ी होगी, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, दिस वाज इजी। सो नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। अब जितना दूर जाता जाएगा कंडक्टर से उतना ही मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाती है। ये कोई कंडक्टर है, अगर मैं नीडल को यहाँ पे रखूँगी तो उसमें डिफ्लेक्शन होगी, अगर मैं जितना दूर जाती जाऊँगी उसमें उतनी डिफ्लेक्शन कम होती जाएगी। क्यों, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कम है, लेकिन जैसे ही मैं नीडल को दूर ले गई डिस्टेंस बढ़ गया, तो मतलब डिफ्लेक्शन भी उतनी ही कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके पास पास, कंडक्टर के पास पास स्ट्रोंग होगी, जैसे ही वो दूर जाती जाएगी उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है, ठीक है। देखो, सो बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। आर मीन्स द डिस्टेंस, कि आप उस पर्टिकुलर करंट कैरिंग कंडक्टर से कितना दूर हैं, इतना दूर है या फिर इतना दूर है, इट डिपेंड्स। अगर आप ज़्यादा दूर हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, जितना ज़्यादा पास है उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है, राइट। सो लेट्स सी, अब जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की कोई कंडक्टर के अराउंड, वो डायरेक्शन किस तरीके से हमें पता लगती है, राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल से हम डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। अब देखो ये कंडक्टर है, करंट फ्लो कर रहा है इसमें, अब हमें क्या पता कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को है, वो इस तरफ को है, या इस तरफ को है, किस तरफ को है, अपसाइड है,
डाउनवर्ड है, सर्कुलर में है, ये हमें कैसे पता लगेगा? ये सब हमें क्या बताता है? राइट हैंड थंब रूल। तो चलिए पढ़ते हैं राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को इमेजिन कर लेते हैं। हम इमेजिन कर लेते हैं कि हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड में पकड़ा हुआ है। हमने उसको अपने राइट हैंड में पकड़ा हुआ है, ताकि जो हमारा थंब है हमने इस तरीके से पकड़ा है कि हमारा थंब है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रहा है। हमारे थंब की डायरेक्शन किस तरफ है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो अगर करंट जो है अपवर्ड फ्लो करता है, अगर करंट की डायरेक्शन अपसाइड है, हमने कोई कंडक्टर है, इसको हमने पकड़ा हुआ है, इस तरीके से हमने हाथ है ये हमारा और हमने पकड़ा है, और उसमें जो डायरेक्शन है करंट की वो अपसाइड है, डायरेक्शन ऑफ करंट अपसाइड है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस तरीके से है, अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी? चलिए देखते हैं। तो डायरेक्शन जो होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या होगी? क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, अगर करंट अपसाइड फ्लो कर रहा है, अगर करंट अपसाइड फ्लो कर रहा है तो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी एंटी क्लॉकवाइज, और अगर करंट डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है तो होगी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये याद रखना है। मैं आपको पिक्चर से क्लियर करवाती हूँ। ये देखो, इस तरीके से मैंने, ये मेरा राइट हैंड है, मेरा थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को बता रहा है, और मेरी फिंगर्स जिस तरफ कर्ल कर रही हैं, देखो फिंगर्स के कर्लिंग की डायरेक्शन देखें हम तो वो किस तरीके से है? इस तरीके से, और ये डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर करंट डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियसली हमारा थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन को बता रहा है, तो हमको थंब को अगर डाउनवर्ड करें तो हमारी फिंगर्स किस तरीके से कर्ल हो रही हैं? इस तरीके से। तो ये डायरेक्शन क्या होती है? देखो ये क्या है? इस तरीके से हम इधर मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे, यानी कि किस तरफ को? एरो नीचे को, इस तरीके से मूव कर रहे हैं। सो दिस इज क्लॉकवाइज। क्लॉक इसी तरीके से मूव करती है, पहले यहाँ होती है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरीके से मूव करती है। और एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके, इस केस में फिंगर्स इस तरीके से कर्ल कर रही हैं जब करंट अपसाइड है। सो दिस इज द डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। सो आई होप आपको समझ में आया कि राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर हम सपोज करते हैं कि हमने कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने हाथ में पकड़ा है और हमारा थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को डिनोट कर रहा है, तो अगर करंट डाउन साइड मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज होगी। और अगर करंट अपसाइड मूव कर रहा है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, और उसके अराउंड सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होती है। सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होती है करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड। Right, I hope you understand all this. Now let's move further. Magnetic field due to a conductor passing through a circular wire or loop. अब कोई कंडक्टर किस शेप में है? सर्कुलर लूप की शेप में है, तो उसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड, उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, अब उसकी डायरेक्शन किस तरीके से है? देखो, अब सपोज कर लेते हैं एक जो सर्कुलर वायर है ना, उसको हम सपोज कर सकते हैं कि वो बहुत लार्ज नंबर, बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रेट सेक्शन से बना हुआ है। ये सर्कुलर पार्ट है। मैं देखूं, अगर मैं देखूं यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट एक छोटा सा स्ट्रेट वायर है, राइट। स्मॉल स्ट्रेट सेक्शंस है ना, स्मॉल स्ट्रेट सेक्शंस होते हैं। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं देखूं, इतना छोटा सा पार्ट देखूं, तो ये मुझे एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, दिख रही है। एक हम बड़ा सा सर्कल ले लेते हैं, सपोज ये बड़ा सा सर्कल ले लिया, तो मैं यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ देखूँ तो ये छोटा सा स्ट्रेट लाइन है। ऐसे ही छोटी 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 स्ट्रेट लाइन से एक ये सर्कल बना होता है। ठीक है, अब इन सब छोटी लाइन से ये सर्कल बना होता है, छोटे छोटे स्ट्रेट सेक्शंस होते हैं जिससे बना होता है। अब इन सब सेक्शंस की वजह से, एक स्ट्रेट कंडक्टर था ना, हमने यहाँ इतना बड़ा ले लिया। सर्कुलर के केस में मैं बोलती हूँ मेरे पास छोटे छोटे स्ट्रेट सेक्शंस हैं, हर एक सेक्शन की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक है, हर एक सेक्शन, जैसे हर एक सेक्शन छोटा 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 स्ट्रेट लाइन, छोटा छोटा स्ट्रेट सेक्शंस हैं, उनकी वजह से जो उनमें जो करंट फ्लो कर रहा है, अब इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है,
अब ये इतना सा स्ट्रेट सेक्शन है, इसको मैं स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कह सकती हूँ। इसमें से जो करंट कैरी, अब इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो इस करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से इसके अराउंड कुछ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी। इसके अराउंड इस तरीके से सर्कल्स में कुछ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रही है। अब हर एक छोटा छोटा सेक्शन, अब यहाँ मैंने बोला जो सर्कल है वो बहुत छोटे छोटी स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। देखो बहुत सारे छोटे छोटे सेक्शंस हैं, इन सब सेक्शन से ये बना हुआ है। हर एक सेक्शन जो है कंट्रीब्यूट करेगा टू द मैग्नेटिक फील्ड। हर एक सेक्शन एज अ स्मॉल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव कर रहा है। अब इसमें से क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है तो मतलब कि इसके अराउंड कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड है, कुछ इसके अराउंड, कुछ इसके अराउंड। इसी तरीके से बहुत सारे स्ट्रेट स्ट्रेट कंडक्टर्स हैं। ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर समझने किस तरीके से, अगर हम सर्कल का कोई छोटा सा पार्ट लें यहाँ से यहाँ, तो ये जो लेंथ है ये एज अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव करती है। कहने का मतलब ये है। तो इस तरीके से अगर मैं पूरे सर्कल की लेंथ देखूं तो उसमें बहुत सारे ऐसे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स होंगे। तो इस सारे सर्कुलर लूप में से कितना मैग्नेटिक फील्ड है, अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, हर एक छोटा छोटा सेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रीब्यूट कर रहा है। हर एक छोटा सेक्शन जो, हर एक छोटा स्ट्रेट सेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रीब्यूट कर रहा है। इस वजह से जो सेम लेंथ का, अगर मैं इतनी लेंथ का एक स्ट्रेट कंडक्टर ले लेती हूँ और इसी कंडक्टर को अगर मैं एक सर्कल में, सर्कल की शेप में दे दूं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी अराउंड दिस सर्कुलर लूप ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस। वो क्यों? क्योंकि हर एक सर्कल के केस में क्या होगा, वो सर्कल जो है वो छोटे छोटे करंट कैरिंग कंडक्टर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। हर एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड को सभी जितने भी छोटे छोटे, जैसे छोटे छोटे जितने भी हमारे पास सेक्शंस हैं वो सभी मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो जाती है इन केस ऑफ अ सर्कुलर लूप। ठीक है, अब डायरेक्शन किस तरीके से होती है, अब देखो राइट हैंड थंब रूल यहाँ लगाएंगे। सपोज कर लेते हैं ये छोटा सा स्ट्रेट कंडक्टर है, इसको मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है। अब करंट की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ। ये देखो पॉजिटिव पार्ट है यानी कि अपसाइड। करंट किस तरीके से यहाँ मूव कर रहा है, देखो ऊपर की तरफ। तो अब करंट जब अपसाइड मूव करता है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ये देखो यहाँ पे मैंने पढ़ा कि जब वो अपसाइड मूव करता है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, राइट। तो एंटी क्लॉकवाइज किस तरीके से बनेगा, ये देखो इस तरफ को, ये जो एरोज शो हो रहे हैं ये देखो एंटी क्लॉकवाइज के है ना। अब मैं इस पार्ट में देखूं, ये कोई कार्डबोर्ड है, ये कोई कार्डबोर्ड है। ये जो पिंक सी आपको सर्कुलर वायर दिख रही है ये मेरे पास सर्कुलर लूप है, ये कंडक्टर है, ठीक है। अब मैं इस एंड पे देखूं, इस पॉइंट पे देखूं, तो यहाँ करंट, ये छोटा सा पार्ट ले लेती हूँ, ये छोटा सा सेक्शन है ना जहाँ पे ये स्ट्रेट कंडक्टर होगा, ठीक है। इसको मैं बड़ा करके दिखाती हूँ, इस तरीके से है। अब यहाँ पे करंट जो है डाउनवर्ड मूव कर रहा है। डाउनवर्ड के केस में हमें पता है क्या डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की, यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। क्लॉकवाइज किस तरीके से होती है, इस तरीके से, इस तरीके से। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि जब करंट डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी। क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। अब देखो एरोज ये वही शो कर रहे हैं, ये सारे एरोज क्या शो कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो कर रहे हैं। सो इस तरीके से एक मैग्नेटिक लूप के अराउंड हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली, उसकी डायरेक्शन को निकाल ली, और एक करंट कैरिंग जो मैग्नेटिक लूप होती है उसमें उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जो सेम उसकी लेंथ का होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया है। दिस वॉज ईजी, दिस इज नॉट वेरी टफ। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन देखो इस तरीके से भी आ सकता है। अब हमने क्या कंक्लूड किया यहाँ से कि जो मैग्नेटिक फील्ड है अराउंड अ सर्कुलर वायर कैरिंग करंट इज मोर देन दैट ऑफ अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, तो हम अगर कहें कि हमारे पास एक कंडक्टर आपको दे दिया है, ठीक है, उसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, और आपको क्वेश्चन दिया है कि इसके अराउंड कुछ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होएगी, इतना तो हमें पता है इसके अराउंड कुछ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होएगी। आपको क्वेश्चन दिया है कि बताओ इसमें से अब हम इस कंडक्टर के साथ ऐसा क्या करें, इसको क्या मॉडिफिकेशन दें ताकि इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ जाए। तो हम क्या करेंगे उसको, वी विल कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर लूप। क्यों? क्योंकि जब हम सर्कुलर लूप में उसको कन्वर्ट कर देते हैं तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, हमने यही पढ़ा ना कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर में अब वो बढ़ जाएगी।
चाहे उसमें से सेम ही करंट हम पास कर रहे हैं, ठीक है। सेम हमारे पास ये कंडक्टर है, इसको ये तार है कोई, ठीक है, इसको हम मोड़ दे सर्कुलर लूप की शेप में, तो उसमें से उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस कंडक्टर के कंपैरिजन ज्यादा होगी, चाहे हम सेम करंट आए उसमें से फ्लो करवा रहे हैं, सेम करंट आए फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है। इसका रीजन मैंने आपको बता दी, क्योंकि एक सर्कुलर लूप जो है वो छोटे छोटे स्मॉल सेक्शंस में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वो छोटे छोटे स्ट्रेट कंडक्टर से बने होते हैं, हर एक स्ट्रेट कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रीब्यूट कर रहा है, और उनका हम सबका सम करें तो वो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास ज्यादा आती है एज कंपेयर टू दिस स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के लिए उस कंडक्टर को एक सर्कुलर लूप की शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब हमें कैसे पता लगे कि डायरेक्शन किस तरीके से, राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। डायरेक्शन हमें कौन बताता है, राइट हैंड थंब रूल बताता है, वो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया कि करंट अगर अपसाइड फ्लो कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की उस कंडक्टर के अराउंड, और अगर करंट जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके अराउंड उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, ठीक है। ये कोई कंडक्टर है, इसके अराउंड ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। इस तरीके से ये हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स ऑन विच द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर वायर डिपेंड। अब वो करंट कैरिंग कंडक्टर था, उसको हमने एक सर्कुलर लूप की फॉर्म में कन्वर्ट किया था, ठीक है। तो हमने देखा कि उसमें से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा फ्लो कर रही है। अब कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है उसका मैग्नेटिक फील्ड, तो सबसे पहला फैक्टर है अमाउंट ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। ऑब्वियसली स्ट्रेट कंडक्टर था तो उसमें भी हमने यही कहा था कि अगर करंट ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होएगी। सेम है इसके केस में, अगर हम लोग अमाउंट ऑफ करंट को इंक्रीज करते हैं, अगर हम करंट इंक्रीज कर देंगे तो जो उसके अराउंड, इंक्रीज कर दिया करंट तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इंक्रीज करती है, ठीक है। और अगर हमने करंट डिक्रीज कर दिया तो जो डिफ्लेक्शन होगी नीडल की वो भी कम हो जाएगी, यानी कि मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग या कितनी वीक है। जहां पे डिफ्लेक्शन कम हो गई वहां पे मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या आएगी, वीक आएगी, ठीक है। तो क्या है मैग्नेटिक फील्ड का इस केस में भी, सर्कुलर लूप के केस में भी जो मैग्नेटिक फील्ड बी है वो क्या होगी, प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक है। जितना ज्यादा करंट उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। सी बी प्रोपोर्शनल टू आई। नेक्स्ट हिज रेडियस ऑफ द सर्कुलर वायर, रेडियस के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों, देखो रेडियस मतलब जितना ज्यादा रेडियस उतना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा सेंटर से, ठीक है। अब सेंटर से जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाएगी। देखो डिस्टेंस बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाती है। ये कोई करंट कैरी कंडक्टर है, यहाँ पे मैं खड़ी हूँ तो यहाँ पे मुझे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होएगी, अगर मैं उससे जितना दूर चली जाऊंगी उतनी ही, देखो यहाँ डिस्टेंस कम है, ये कंडक्टर है ना, ये सारा कंडक्टर है, ठीक है। तो अब उससे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, इसका डिस्टेंस यहाँ से कम है, इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना ज्यादा है, तो जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतनी ही कम मैग्नेटिक फील्ड होती जाती है। अब सर्कुलर लूप की अगर मैं बात कर रही हूँ तो इस तरीके से लूप थी, ठीक है। ये सर्कुलर लूप है, ये इसका कोई सेंटर है, हम बात कर रहे हैं कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से होगी, जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी सेंटर पे। लेकिन बात करें रेडियस की, रेडियस मतलब इस सेंटर से लेके वो करंट कैरिंग कंडक्टर का डिस्टेंस। अगर रेडियस ये समझ लेते हैं स्मॉल आर रेडियस है, ठीक है, एक मैं बड़ा ले लेती हूँ, ठीक है। इसके सेंटर से, ये सपोज कर लो आप सर्कल है, दिस इज नॉट अ परफेक्ट सर्कल बट यू पीपल कैन सपोज ये उसका सेंटर है। अब ये सेंटर से लेके यहाँ इसके सरफेस तक का डिस्टेंस ये होता है रेडियस, ठीक है, ये रेडियस बड़ा है। अब बताओ इस पॉइंट पे ये जो इसका सेंटर है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी या इसके सेंटर पे, किसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, हम उनके सेंटर्स पे मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करें। इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल एम ले लेती हूँ मैं, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, क्योंकि रेडियस छोटा है। अब ये बड़ा है, ये बड़ा सर्कल है, तो यानी कि इसका सेंटर का इस कंडक्टर से डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है,
तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, स्मॉल होगी, तो इसको मैं स्मॉल एम से डिनोट कर रही हूँ। तो मतलब डिस्टेंस बढ़ने के साथ सेंटर से लेके उस कंडक्टर तक का डिस्टेंस, उसको क्या कहेंगे हम, रेडियस ही कहेंगे ना। एक सर्कल होता है, उसका रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके, जो सेंटर है वहां से लेके उस सर्कल तक का डिस्टेंस। अब डिस्टेंस जितना इंक्रीज करेगा उतनी ही कम मैग्नेटिक फील्ड, सो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आई है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सर्कुलर वायर। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास n टर्न्स हैं, हमारे पास n टर्न्स हैं सर्कुलर वायर के, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टर्न्स। जितने ज्यादा टर्न्स होंगे सर्कुलर वायर के, उतनी ही ज्यादा उसकी मैग्नेटिक फील्ड होएगी उसके अराउंड। ठीक है, देखो ये सर्कुलर वायर है, मैं इसको ज्यादा टर्न्स दे देती हूँ, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, और यहां से अब कनेक्ट किया मैंने इसको सेल या बैटरी से। अब देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी या फिर इसमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, बताओ। इसमें तो फिर एक ही टर्न है ना। देखो ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ इस टाइम, सेम करंट फ्लो करा रही हूँ मैं इसमें से आई, इसमें से भी मैंने सेम करंट फ्लो करवाया है आई। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड किसकी ज्यादा होगी, इसमें सिर्फ एक टर्न है, इसमें मैंने कितने टर्न दिए, 1 2 3 4, अप्रोक्सीमेटली 4 टर्न्स। तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी ज्यादा होगी, इसकी, बिकॉज बी प्रोपोर्शनल टू एन, जितने ज्यादा टर्न्स उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। आगे देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सॉलिड सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड की बात करें, सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड इज अ कॉइल ऑफ मैनी टर्न्स ऑफ एन इंसुलेटेड कॉपर वायर क्लोजली वूंड इन द शेप ऑफ अ टाइट स्प्रिंग। स्प्रिंग तो आप सबने देखा होगा। सोलेनॉइड होता क्या है, हम लोग एक वायर ले लेते हैं, एक कंडक्टर था वायर, इसको हम लोग हेलिकल शेप में इस तरीके से, इसको हम मोड़ मोड़ के इस तरीके से, स्प्रिंग इसी तरीके का होता है, स्प्रिंग की शेप क्या होती है, हेलिकल शेप होती है ना, इस तरीके से ये बन गया मेरे पास सोलेनॉइड। ये चीज आ गई मेरे पास सोलेनॉइड। अब मैं क्या करूंगी, इसके जो एंड्स हैं इनको मैं करंट पास करवाने के लिए इसके अराउंड में मैग्नेटिक, इसके अराउंड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करूंगी। उसके लिए मैं सेल और बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर दूंगी। तो ये आता है मेरे पास सोलेनॉइड। लेट्स सी, सो दिस इज अ सोलेनॉइड। ठीक है, इसको मैंने यहाँ बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो सोलेनॉइड पता लग गया, कोई भी इंसुलेटेड कॉपर वायर है उसको हमने हेलिकल शेप में वूंड कर दिया, टाइट स्प्रिंग की शेप में। अब जब इसमें से करंट फ्लो करता है, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होएगी। ऑब्वियसली ये कंडक्टर है, इसमें से करंट जब फ्लो होएगा तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होएगी। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होएगी वो किस तरीके से होएगी, वो सेम उस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड बनती है जिस तरीके से मैग्नेटिक एक बार मैग्नेट में होती है। ठीक है, अब बात ये याद रखनी है, जिस पॉइंट से करंट एंटर करता है वो पॉइंट साउथ पोल, और जिस पॉइंट से करंट लीव कर रहा है वो एक्ट करेगा एज अ नॉर्थ पोल। यानी कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है ना सोलेनॉइड में से, देखो ये कंडक्टर ही है ना, इस तरीके से इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है। तो ये एज अ मैग्नेट बिहेव करता है, ये एज अ बार मैग्नेट बिहेव करता है। अब बार मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो इसको याद रखने के लिए मैंने आपको बता दिया कि जहां से करंट एंटर करता है वो एज अ साउथ पोल एक्ट करता है, जहां से करंट लीव कर रहा है, देखो लीव कर रहा है ना, बाहर जा रहा है, तो इस पोल को हम कहेंगे ये नॉर्थ पोल है इसका। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस वाज वेरी इजी। सो लेट्स मूव फर्दर। Now, there are some points which needs to be memorized by you people. So first point is the magnetic field inside a long solenoid is uniform and strong. मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म होती है, स्ट्रांग होती है। अब जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे जैसे हम एंड्स की तरफ जाते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज करने शुरू कर जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे ही हम एंड्स की तरफ जाते हैं, सी हियर, जैसे ही हम एंड्स की तरफ जा रहे हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो स्प्रेड कर रही हैं, यहाँ पे स्प्रेड होने लग पड़ रही हैं। देखो सेंटर में वो बिल्कुल यूनिफॉर्म है, सेंटर पार्ट में सारी पैरेलल है ना एक दूसरे के, तो यहाँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे ही हम एंड्स की तरफ जा रहे हैं तो वो स्प्रेड करनी शुरू कर जा रही है, देखो स्प्रेड करनी शुरू कर जा रही है, इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ आके डिक्रीज करने लग जाती है। राइट, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। Next point is the magnetic field outside the solenoid is non-uniform. Obviously, inside the magnet they are parallel. Magnetic field lines are parallel. ये solenoid है कोई, ठीक है, लेकिन उसके बाहर, बाहर किस तरीके से होता है, बाहर जो होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से सर्कल्स टाइप होते हैं। ठीक है,
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब जैसे जैसे इससे डिस्टेंस बढ़ता जाता है, जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो ज़्यादा दूर होती जाती हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग नहीं रहती, वो वीक होती जाती है, लेकिन पास जो मैग्नेट के पास जितना पास होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इनसाइड तो पैरेलल है, यानी कि हर एक पॉइंट पे इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म है और स्ट्रांग है। जैसे ही हम बाहर जाते हैं तो अब ये जो डिस्टेंस है ये वेरी करता है, पहले वो मैग्नेट के पास पास होती हैं, धीरे धीरे फिर वो दूर जाती जाती हैं, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर, अब इनसाइड द सोलेनॉइड वो किस तरीके से मूव करती हैं, साउथ टू नॉर्थ। ये सेम केस है बार मैग्नेट का, बार मैग्नेट में भी मैंने आपको यही बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन होती है इनसाइड वो होती है साउथ टू नॉर्थ, जबकि आउटसाइड उनकी डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ पोल। ये सेम है बार मैग्नेट जैसे, तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास यूजेस ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का यूज़ कहाँ कर सकते हैं, सोलेनॉइड का यूज़ कर सकते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में। अब क्या होता है, जब एक सोलेनॉइड है, कॉइल्ड वायर है, उस कॉइल्ड वायर के अंदर अगर हम कुछ मटेरियल रखते थे जैसे कि सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन को अगर हम उसके अंदर रख देते हैं और उसमें से करंट पास कर रहा है, ये कोई सोलेनॉइड था, ठीक है, ये कोई सोलेनॉइड है, इसके अंदर मैंने कोई मटेरियल रख दिया, एक बार रख दिया, सॉफ्ट आयरन का बार रख दिया, तो जब इसमें से करंट फ्लो करवाऊंगी, अब इस सोलेनॉइड में से जब करंट फ्लो करेगा, करंट कैसे फ्लो करेगा, यहाँ पे मैं बैटरी लगा दूंगी या सेल लगा दूंगी, तो जैसे इसमें से करंट फ्लो करेगा तो ये जो सॉफ्ट आयरन रखा है मैंने, ये सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन की जो बार है ये भी मैग्नेटाइज हो जाएगी, ये एज अ मैग्नेट एक्ट करेगी, कब तक, जब तक इस सोलेनॉइड में से करंट फ्लो करता है, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये जो मैग्नेटाइज्ड मटेरियल है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो लेट्स मूव फर्दर। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बता दिया मैंने आपको, सॉफ्ट आयरन कोर है उसको हम एक सोलेनॉइड के अंदर रखेंगे जो जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो वो एज अ एक्ट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो एज अ मैग्नेट एक्ट करेगा जब तक उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो डिपेंड किस पे करती है, सबसे पहले इंक्रीजिंग द करंट थ्रू द सोलेनॉइड, अगर हमने उसको स्ट्रेंथन करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, तो हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड उसमें से जो करंट, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करनी तो मतलब करंट इंक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज बी इज प्रोपोर्शनल टू आई, सो जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करते हैं तब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं, स्ट्रेंथन करना है यानी कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना है, तो करंट और नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा के हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो पोलैरिटी, अब बात करें पोलैरिटी, वो कैसे डायरेक्शन, उस पोलैरिटी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की वो हमें कैसे पता लगती है, बाय द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड। जैसे कि मैंने आपको बताया, जहां से करंट एंटर करता है सोलेनॉइड में वो एज अ साउथ पोल, और जहां से लीव कर रहा है वो नॉर्थ पोल, यहाँ करंट एंटर कर रहा है, दिस इज साउथ पोल, यहाँ से करंट लीव कर रहा है, सो दिस इज द नॉर्थ पोल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब इसके अंदर कोई सॉफ्ट आयरन का बार रखा हुआ मैंने, ठीक है, तो ये एक मैग्नेट बन गया। साउथ पोल इसका कौन सा होगा, जहां से करंट एंटर कर रहा है, जहां से करंट लीव कर रहा है वो है नॉर्थ पोल, ठीक है। ये देखिए ये है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट, इस तरीके का दिखता है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारे पास आते हैं यूजेस। यूज कहाँ कहाँ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, देखो हैवी आयरन पीसेस होते हैं हमारे पास, हमने क्रेन्स देखी होंगी, वो बहुत हैवी हैवी आयरन मटेरियल्स को उठाती हैं, बहुत ज़्यादा कचरा होता है कहीं पे, हैवी आयरन की थिंग्स होती हैं उनको उठाती हैं, तो उसमें क्रेन में क्या लगा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब आयरन एक ऐसी चीज़ है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है, ठीक है, अब वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होगी तो उसको लिफ्ट करना ईजी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को और कहाँ हम यूज करते हैं, ये जितने भी मैग्नेटिक डिवाइसेस हैं,
जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक बेल आ गई, हमारे घरों में लगी होती है ना इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक हॉर्न हो गया, टेलीफोन्स हो गए, रिसीवर्स, इलेक्ट्रिक रिले, माइक्रोफोन्स, रेडियो सेट, टेलीविजन। तो ये हमारे पास यूजेस आते हैं कि इन इन फील्ड्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को समझ आया, वीडियो पसंद आया, तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो जब तक मैं बना रही हूँ तब तक के लिए बाय बाय। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई ओवर देयर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।